आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर के यह मैथ विषय का लेक्चर आज हम लोग अपने इस 6वें वीडियो में, जो कि 9वें पार्ट का चल रहा है, इस 6वें वीडियो में आज बेहतरीन सवालों को लेकर आए हैं। नए सवाल हैं कुछ नए तरीके से। इसके पहले हम लोग ने द्विचररैखिक समीकरण के बारे में कुछ पढ़ा। आज फिर से कुछ नए सवालों को प्रैक्टिस करवाने चल रहे हैं। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे आपका जो भी कन्फ्यूजन हो, नए सवालों का टॉपिक का उनसा कंसेप्ट आपका क्लियर होता रहे और आप भी सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जिससे आपका डाउट जो हो वो सारा डाउट आपका हटता रहे। आज हम लोग आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और सवालों के साथ में बढ़िया सवाल लिया गया आज के लिए। तो यहाँ से आपको, यह आपका 6वां पार्ट है, आपका मैथ लेक्चर है, जो कि 9वां पार्ट ही चल रहा है। और ये आपका सवाल दिया गया है इसमें, क्योंकि दो रैखिक समीकरणों पे ही यह आधारित है प्रश्न, और आपसे हल करने के लिए कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि 1/x और -1/y का वैल्यू 1 के बराबर है और 1/x + 1/y 2 के बराबर हैं। तो आप x का वैल्यू बताइए कि x का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। इसने ये क्वेश्चन दिया है कि अगर 1/x -1/y का अगर वैल्यू 1 के बराबर हो जाए और 1/x और प्लस 1/y इसका वैल्यू 2 के बराबर हो जाए, तो उसने पूछा है आप x का मान बताइए कि अगर हम इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ऐसे कंडीशन में जब चर आपका भिन्न के रूप में आ जाए तो आपका दिमाग होना चाहिए उसे किसी तरीके से उसे बटा वाला पद हटाना चाहिए। तो ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि जो 1/x है वो a के बराबर है और ये आपका जो 1/y है वो b के बराबर है। ये हमने मान लिया। मानने से थोड़ा आपका जो सवाल होगा वो सरल हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया कि 1/x को हमने मान लिया ये a है और 1/y को हमने मान लिया ये b है। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए रखें यहाँ पर। ये जो आपने 1/x लिखा है, इस 1/x को हमने a माना है और माइनस लगा ही हुआ है। अब ये 1/y है और इस 1/y को हमने क्या माना है, b माना है। तो यहाँ से आपका जो 1/y है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसे b रखेंगे और बराबर 1 हो गया। और फिर दिया है 1/x दिया है, तो इस 1/x को क्या लिखोगे, a और प्लस दिया है 1/y, फिर b दिया है और ये 2 के बराबर है। अब आप इसे समीकरण एक समीकरण 2 मान लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको देखिए दो रैखिक समीकरण, जैसे इसके पहले हम लोगों ने विलोपन और प्रतिस्थापन में से हल किए थे, सेम उसी पर आधारित प्रश्न है ये। अब हम दोनों को अगर जोड़ेंगे 1-2 दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो देखिए आपका b जो होगा वो कट जाएगा। तो यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा
वो 2a हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये आपका चूँकि a दोनों प्लस में है तो a जुड़ गया, और ये माइनस भी और प्लस भी कट जाएगा, और इधर 2 1 3 हो जाएगा। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आप भेजेंगे 2 को उधर, तो ये आपका हो जाएगा 3/2। अब मतलब ये a का वैल्यू आ गया। लेकिन ध्यान रहे, आप सवाल को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो सवाल में आपसे a का वैल्यू नहीं पूछा है। सवाल ने पूछा है कि आपका जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू कितना होगा, वो ये पूछ रहा है। तो x का वैल्यू आप देखिए x किसके बराबर, यहाँ से ध्यान से सुनिए, ये देखो ये x किसके बराबर है, तो ये जो a है वो 1/x के बराबर है। तो यहाँ से ये जो आपका a है आपने उसको क्या मान रखा है, 1/x मान रखा है। तो ये जो आपका a है वो 1/x के बराबर है, मतलब यहाँ पे आपने जो a रखा है आप वहाँ पे 1/x रख सकते हैं। तो 1/x किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, 1/x 3/2 के बराबर है, तो आप ध्यान रखिए जब इसको आप उल्टेंगे से x/1 है, या 3 गुणा कर लीजिए, ये 3x हो जाएगा, और इधर 2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से x वैल्यू निकालेंगे तो 3 का पक्षांतर करेंगे उधर, तो 2/3, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि 2/3 के बराबर है, और आपका x का वैल्यू आ गया। अगर इसी सवाल में आपसे y का वैल्यू पूछा होता तो आप क्या करते, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते, तब यहाँ से b का मान निकालते आप, और b का मान निकाल करके फिर उसमें आप यहाँ से y के वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न हमसे पूछा नहीं है, हमसे प्रश्न पूछा है केवल x का वैल्यू, इसलिए हमने x को 1/x को a माना था, तो हमने a का मान निकाल के वहाँ पे इसको रख दिया, और आपका आंसर आ गया। अगले सवाल पे वो बढ़ते हैं, और अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल है, और इस सवाल को हमने इसके पहले वीडियो में आप सभी लोग को दिया भी था, और आप लगाए भी होंगे, हमें आशा है। तो ये आपसे सवाल ये कह रहा है, सीता और गीता ये 2 लोग हैं। अब दोनों जो अपना इनकम है दोनों का, उनके इनकम का जो रेशियो है वो 4:3 है, मतलब 4 भाग सीता का तो 3 भाग गीता हो रही हैं। अब उनका तो आय हो गया, मतलब 4 रुपये ये कमाएंगे तो 3 रुपये ये कमाएंगे। अब उनके व्यय में अनुपात है, मतलब जो कमा रही हैं तो वो व्यय भी कर रही हैं, तो वो व्यय कितने कर रही हैं, तो गीता जो है इधर 3 रुपये, सीता 3 रुपये व्यय कर रही हैं, तो गीता 2 रुपये व्यय कर रही हैं। तो क्वेश्चन में कहा है, और उनके प्रत्येक, वो लोग जो प्रत्येक लोग हैं इतना उनका आय दिया है और उतना उनका खर्च दिया है। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक ने 5,000 रुपये प्रतिमाह बचा लिया, मतलब उनका इनकम जो था, इनकम अपना आ रहा था, और उसने इनकम में मतलब उनके जो आय था उसमें से इन्होंने कुछ पैसा खर्च कर दिया। अब खर्च करने के बाद इन्होंने अपना कुछ पैसा बचा भी लिया। तो यहाँ से आप देखिए आय का जो अनुपात दिया है, आय का अनुपात दिया है 4:3, और इनका जो व्यय है व्यय का अनुपात दिया है 3:2 दिया है। व्यय का अनुपात जो दिया है वो 3:2 दिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपके लिए। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एक ऐसे पद को जोड़ेंगे, मान लीजिए उनका आय का जो अनुपात था वो मतलब x वाइज पे 2 चर लगा लीजिए, तो ये आपका हो गया x अनुपात 3x, और इनका लिख लीजिए 3y अनुपात
2y। अब आप जानते हैं ये आय है ये व्यय है। आप जानते हैं कि बचत बराबर क्या होता है। बचत बराबर क्या होता है आप बताइए। तो बचत बराबर होता है आय और उसमें से व्यय घटा दीजिए। मतलब आप जितना कमा रहे हैं उसमें से जितना आप खर्च कर रहे हैं आप उसको घटा दीजिए। तो जितना आप कमा रहे हैं उसमें से जितना खर्च कर रहे हैं आप घटा देंगे तो आपका बचत ही तो आ जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रहे बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। तो यहाँ से आप लिखेंगे जब देखिए इनके बचत अगर निकाला जाए 4x इनका आय है और इनका खर्च कितना है 3y, तो इनका बचत कितना हो जाएगा 4x माइनस 3y। तो इनका बचत आएगा। और प्रश्न में कहा है इनका बचत 5000 रुपये है तो इनका 5000 हो गया। अब फिर इनका निकालेंगे तो 3x है इनका है खर्च 3x, उसमें से घटा देंगे 2y बराबर इनका हो जाएगा 5000 रुपये। अब हमने दोनों को 5000 क्यों रखा, क्योंकि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में कहा है दोनों का जो बचत है वो 5000 रुपये ही है। अब आप इस समीकरण को हल कर लीजिए। अब आप इस समीकरण को हल करेंगे, हमने हल करने का नियम बताया था विलोपन विधि से। विलोपन विधि से जब हम समीकरण को हल करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। अब किसी गुणांक का बराबर करने के लिए आप किसी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। तो जो आपको सरल लगे आप वही पद चुनिए। जैसे इसमें y को चुन लीजिए। y का गुणांक यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 2 का गुणा इसमें कर दीजिए। मतलब हम इसमें कर देते हैं 2 का गुणा और इसमें कर देते हैं 3 का गुणा। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा 8x, और इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6y हो जाएगा और उधर 2 पंचे 10 10,000 और इसमें 3 गुणा करेंगे ये हो जाएगा 9x माइनस 3 दूनी 6 सॉरी 2 3 6 हो जाएगा वहाँ और हो जाएगा 3 दूनी 6y और बराबर हो जाएगा 3 पचे 15,000। अब ये समीकरण 3 समीकरण 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुणांक दोनों का बराबर हो गया। आपको दिख रहा हो ध्यान से, ये 6y है ये भी 6y है, दोनों गुणांक बराबर हो गया। अब दोनों माइनस में हैं तो हमने आपको बताया था कि अगर एक चिन्ह प्लस में हो एक माइनस में उन्हें जोड़ना चाहिए। अगर दोनों चिन्ह माइनस में है तो उसे हमेशा घटा देना चाहिए। तो यहाँ से हम 3 में से समीकरण 4 में से समीकरण 3 वाले को घटा दीजिए, क्योंकि 4 वाला ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। तो 9x में से 8x घटाएंगे आप तो x बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6y में जब 6y घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा इसमें 0। अब 15,000 में 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 5,000 आएगा। ये 5,000 x का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ और फिर y का मान निकाल लीजिए आप। अब यही मान रख दीजिए समीकरण 1 में। अब जब 1 में रखेंगे x का मान 5,000 तो यहाँ से रख दीजिए समीकरण में, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये चूँकि आप x का वैल्यू देखो 5,000 है तो x का वैल्यू हमारा 5,000 आ गया। तो इस 5,000 को 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20,000 हो जाएगा और माइनस 3y बराबर हो जाएगा आपका 5। अब इसको उधर भेजेंगे 3y को इधर आ जाएगा तो 20,000 इधर है। अब 5,000 को बाएं पक्ष लाएंगे तो 20,000 5,000 घट जाएगा 15,000 आएगा बराबर 3y बराबर हो गया। अब 3 से कट जाएगा तो ये भी 5,000 आ जाएगा। तो मतलब आपने क्या देखा, x का भी और x का भी वैल्यू 5,000 y का भी 5,000 आ गया। अब आपसे पूछा आय बताओ, तो सीता का जो आय होगा, दोनों का आय पूछा है ध्यान रखना, तो सीता का जो आय होगा ये देखो आय पूछा है, इसका 4 था तो इसका 3 था तो यहाँ पे 5 आया है तो 5 चौका 20, ये 20,000 हो गया। ये सीता का हो गया। और गीता का जो आय होगा वो चूँकि 3x है तो 3 में x 5 पूरा कर लेंगे इसमें, तो गीता का आय हो जाएगा 15,000।
और आप देख लीजिए दोनों का अंतर जो है वो 5000 है, पर बैक मतलब इनका आय भी है इतना, अपना बर्च भी कर ले रहे हैं। ठीक, चल क्लियर होगा आपका सवाल। ये सवाल आपसे एक और है, इसमें सवाल में कहा है कि ax प्लस 2y इक्वल टू 2 और एक समीकरण और दिया है 8x प्लस ay बराबर 4। तो इसने कहा है a का मान बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसने कहा है, ये आपसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता रहता है टेट वेट में, आपसे ध्यान रखिएगा। तो इसने क्वेश्चन कहा है कि a के किस मान के लिए, मतलब ये कहा a का यहाँ पे इस समीकरण जो आपको दिया है इसमें a का क्या मान रख दें कि इसके अनेक हल हो जाएं। a के क्या मान रख दें इसके अनेक हल हो जाएं। तो हम आपको इसके लिए बता दें कि अगर कोई रैखिक समीकरण है जैसे a1x b1y प्लस c1 या बराबर c1 है, और फिर a2x प्लस b2y और बराबर c2 है, तो किसी भी रैखिक समीकरण के अनेक हल तब होंगे जब उनके गुणांक मतलब x गुणांक अर्थात a1 बटा a2 बराबर हो, b1 बटा b2 बराबर हो, c1 बटा c2। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ध्यान रखिएगा किसी भी रैखिक समीकरण के जो हल होंगे वो अनेक हल होंगे। तो जब भी आपसे प्रश्न में पूछे कि a के c के b के d के कौन से मान के लिए इसके अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे, तो आपको ध्यान देना है। उसके लिए क्या करेंगे आप, ये कंडीशन दिखाएंगे हमेशा a1 अपान a2 b1 बटे b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये आपस में सभी बराबर होंगे। ये आप इससे नोट भी कर लेंगे। अगर किसी भी रैखिक समीकरण के अगर अनेक हल होते हैं तो आप ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप दिखाएंगे। और कहेगा अगर अद्वितीय एक हल हो तब उस स्थिति में आप दिखाओगे यहाँ पे अद्वितीय हल हो जाए। तो अद्वितीय हल के लिए आप क्या दिखाओगे, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2। ये कंडीशन आ जाएगा जब अद्वितीय अर्थात जब एक हल हो, ऐसी स्थिति में आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सवाल में कहा है ax प्लस 2y बराबर 2, 8x प्लस ay बराबर 4, ये a का मान निकालना है और a का कौन सा यहाँ पे मान रखें कि इसके अनेक हल हो जाएं। तो हमने आपको बताया अभी, इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे x के गुणों दोनों गुणांक ले लेंगे अर्थात a बटा 8। देखिए यहाँ पे x गुणांक 8 है, यहाँ पे x गुणांक x गुणांक a है, ये x गुणांक 8 है, तो a बटा 8 हो गया बराबर, यहाँ से y का गुणांक 2 है और यहाँ से गुणांक a है बराबर, ये आपका 2/4 हो गया। अब आप देखिए a बटा 8 बराबर 2 बटा a बराबर 2/4, आप इसमें किसी को एक दूसरे के बराबर दिखा सकते हैं और आपका आंसर वही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किसी को बराबर दिखा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसको बराबर है, इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर, चूँकि तीनों आपस में बराबर है तो किसी दो पद को लेकर के आप यहाँ पे कंपेयर कर इसके मान को निकाल सकते हैं। तो जब आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा a बटा 8 बराबर हो जाएगा 2/4। अब यहाँ से जब a का वैल्यू निकालेंगे तो इसे गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, तो 16/4 हो गया, इस कट गया तो 16 में 4 से भाग कर देंगे 4, और यही आपके दिए हुए सवाल का आंसर है। अर्थात a का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस समीकरण के आप मान अनेक मान निकाल सकते हैं, अर्थात इस रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो इसके अनेक मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके सवाल का आंसर रहा। आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो भी है, सेम इसी प्रश्न पे आधारित है, आपका थोड़ा कन्फ्यूजन हट जाए। ये प्रश्न आपसे कहा है, देखिए यहाँ पे kx प्लस 3y बराबर -3 है और 12x प्लस ky बराबर
माइनस के है। तो आप बताइए यहाँ पे अनेक मान होगा, इसके अनेक मान होंगे तो के का कौन सा मान होगा। अर्थात मतलब वही है, आपको थोड़ा सा घुमा दिया है, ये आपको दिया है, कह रहा है इसके अनेक हल के लिए यहाँ पे के का कौन सा मान होगा। बस अभी हमने आपको बताया, जब अनेक दो रैखिक समीकरण दे दे और पूछे इसके अनेक हल के लिए कंडीशन बताओ, तो अनेक हल के लिए कंडीशन होता है उनके x गुणांक बटा बराबर कर दोगे y के गुणांक बराबर अचर पदों का गुणांक। अचर पदों को ले लेंगे और बराबर में दिखाकर कंपेयर तुलना कर लेंगे, आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से x गुणांक देखेंगे तो ये हो जाएगा k बटा 12 बराबर हो जाएगा 3 बटा k हो जाएगा बराबर हो जाएगा -3 बटा -k लिखेंगे आप। अब यहाँ से ये माइनस माइनस खत्म। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसी को किसी के बराबर दिखा दो हमेशा बराबर ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको अगर इसको बराबर दिखा दे तो यहाँ से गुणा करिए, के इसका एक का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा के स्क्वायर और 12 यहाँ 36 हो जाएगा। अब के का जो वैल्यू निकालेंगे, चूँकि 36 है, अब 36 का जो वर्गमूल आएगा यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस और -6 के साथ आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा इसका जो वर्गमूल है वो प्लस और -6 आ गया। अर्थात यहाँ पे एक तो इसका -6 होगा, एक तो इसका +6 होगा। मतलब अगर इस समीकरण में हम के का दो मान अर्थात -6 या +6 रख दें तो इस समीकरण के अनेक हल होंगे। क्लियर हो गया? चलिए, हमें आशा है आप समझ रहे होंगे। और अभी आपको ऐसे बहुत ढेर सारे सवालों का रिपीटिस करा देंगे, आपको अभ्यास करा देंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम न बनने पाए। आपको अनेक हल जब भी किसी प्रश्न में कहे तो आप उसके लिए घबराइए मत। बस आपको करना क्या है, उसके गुणांक को भिन्न में दिखा के बराबर दिखाना है। जैसे यहाँ आपने देखा इसको, तो इनको गुणांक का आपने लिया, यहाँ से बराबर करके दिखा दिया। आगे बढ़िए, एक सवाल और दिया है, लास्ट सवाल है आप सबके लिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको हम बताने वाले भी जल्दी। ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 10 और x - y = 6, दोनों को हल कीजिए। ऐसा हम बहुत सारा सवाल बता चुके हैं, तो जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। मान लीजिए 1 हो गया समीकरण, ये 2 हो गया, तो समीकरण 1, 2 धन को जोड़ेंगे तो x जुड़ जाएगा 2x और ये प्लस माइनस y कट जाएगा, 10 6 16 हो गया। अब x का वैल्यू जब आप निकालेंगे यहाँ से तो 2 से कट जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए अगर x का वैल्यू 8 आ गया तो y का वैल्यू आप डायरेक्ट 2 निकाल सकते हैं। ऐसा हमने क्यों कहा, x वैल्यू 8 आया। अब समीकरण 1 में देखिए x और y दोनों मिलाकर 10 होना चाहिए, अर्थात x और y दोनों का पदों का योग 10 होना चाहिए। अब हमें दिया एक पद हमारा x 8 आ गया, इसका मतलब 8 में क्या जोड़े 10 हो जाए तो y का वैल्यू 2, अर्थात ये आपका वैल्यू आ जाएगा x = 8 हो। ये तो दिए हुए समीकरण का हल है। तो क्लियर हुआ आपका? आज कुछ आपको नया सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, आपको मज़ा भी आया होगा, नई सीख भी मिली होगी। ये जो आपका 1 2 अनेक हल के लिए कंडीशन देता है, ये हमने आपको इसके लिए बता दिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग और नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे और उसमें भी कुछ नए कंसेप्ट रहेंगे जिसमें आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग आज की जो टॉपिक पढ़ाई गई है इसे पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें। अपने मन से 2 3 4 5 सवाल इस पे बनाइए, सवाल को बना करके रिवीजन कीजिए, जिससे आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है आप दूर हो जाए। और समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स बनाइए, आप बताएंगे, समस्या का समाधान होगा। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए सवालों के साथ, नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ। और तब तक आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए और धन्यवाद।